नमस्कार दोस्तों, परीक्षा ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। इसके पहले मैं आप लोगों को रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ाया है और उसमें से कुछ प्रमुख प्रावधान है रेगुलेटिंग एक्ट के, तो उनको भी यहाँ पे मैं समझा दिया हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से आने वाले जो प्रश्न हैं पूरे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये संवैधानिक जो विकास है, भारतीय संविधान का विकास से संबंधित टॉपिक है। पिट्स इंडिया एक्ट, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से जो ब्रिटेन का एक कंपनी है जो भारत में स्थापित किया गया 1600 ईस्वी में, इसी को पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। ग्रेट ब्रिटेन की जो संसद द्वारा पारित अधिनियम था, ये उस समय आधिपत्य था भारत में ब्रिटेन का, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य था। तो उसी समय इस अधिनियम को पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का उद्देश्य 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था। जिस प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था 1773 में, और उसमें जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश इंडिया कंपनी को पहली बार ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया और पिट्स इंडिया एक्ट का नाम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर दिया गया। तो इस प्रकार से वहाँ के ब्रिटेन इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उसके नाम पे इसको पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। और ये याद रखना है, इस जो एक्ट है इसको 1784 में पारित किया गया था और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए इसको स्थापित किया गया। इसका मेन मकसद था। तो दोस्तों, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जैसे कि यहाँ पे राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड बनाया गया। जो राजनीतिक मसवरे मुद्दों के लिए एक उस पर अंकुश लगाने के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। वाणिज्यिक मामलों के लिए निदेशक मंडल की नियुक्ति की गई। और जो अगला यहाँ पे बिंदु है, नियंत्रण बोर्ड नागरिक और सैन्य मामलों की देखभाल करता था, नियंत्रित करता था। नागरिक और सैन्य मामलों की नियंत्रण करता था, उस पर नजर रखता था। इसमें 6 लोग शामिल थे। जो नियंत्रण बोर्ड था पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत, जो नियंत्रण बोर्ड था उसमें 6 व्यक्ति शामिल थे। तो वो 6 व्यक्ति शामिल थे और इसमें राज्य सचिव बोर्ड अध्यक्ष होता था, राजकोष के जो चांसलर हैं और 4 प्रीवी काउंसलर। इस प्रकार से 6 इसमें व्यक्ति शामिल थे, 6 सदस्य थे। एक था राज्य सचिव जो बोर्ड का अध्यक्ष था। इस प्रकार से नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन कहलाता है? राज्य सचिव। और राजकोष के एक चांसलर आर्थिक वित्त को उसको मैनेज करने के लिए चांसलर था और 4 प्रीवी काउंसलर थे। तो इस प्रकार से कुल मिला के जो नियंत्रण बोर्ड में 6 लोग थे और ये नागरिक और सैन्य की देखभाल करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। ये इसके प्रावधान है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इसके कुछ और प्रावधान है, जैसे कि नियंत्रण की इस दोहरी प्रणाली में कंपनी का प्रतिनिधित्व निदेशक न्यायालय द्वारा और ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया जाता था। अगर हम आगे बात करेंगे तो अधिनियम में कहा गया कि सभी नागरिक सैन्य अधिकारी अपनी नियुक्ति के 2 महीने के भीतर भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्ति का खुलासा करेंगे। इस एक्ट के तहत कहा गया था कि जो जितने भी नागरिक हैं और सैन्य अधिकारी हैं वो अपनी नियुक्ति के 2 महीने के अंदर अपनी जो संपत्ति है उसके बारे में जानकारी देंगे, खुलासा करेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पे देखेंगे और इसके जो प्रावधान है
तो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट प्रावधान मैं आप लोगों के लिए एकत्रित किया हूँ, उनको आप लोग ध्यान से पढ़ें और देखें। गवर्नर जनरल की परिषद की शक्ति घटाकर 3 सदस्य कर दी गई। इस प्रकार से जो गवर्नर जनरल सबसे पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा लाया गया और जो जनरल था उसको गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया और सबसे पहले ये बंगाल में स्थापित किया गया और इसके जो शक्तियां हैं, अधिकार हैं, उनको इसमें कम कर दिया गया। इन तीनों में से एक भारत में ब्रिटिश काउन की सेना का कमांडर इन चीफ होगा, यानी कि जो 3 सदस्य होगा, गवर्नर जनरल की जो परिषद है 3 सदस्य होगा और उसमें से जो ब्रिटिश काउन की सेना का कमांडर इन चीफ होगा, यानी कि तीनों का एक होगा। मद्रास मुंबई प्रेसिडेंसी जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो गए। जिस प्रकार से हमने देखा था कि जो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में उसको कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल किया गया, वहाँ पे कलकत्ता प्रेसिडेंसी में शामिल किया गया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। वास्तव में कलकत्ता भारत में ब्रिटिश अधिपत्य की राजधानी बन गया। इस प्रकार से जो कलकत्ता भारत में ब्रिटिश राजधानी बन गया, ब्रिटिश राज अधिपत्य का राजधानी बना। अब देखेंगे यहाँ पे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ है उसमें से जो पिट्स इंडिया है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो जैसे कि देखेंगे यहाँ पे इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और राजनीतिक गतिविधियों के बीच अंतर किया। क्यों वाणिज्यिक और राजनीतिक गतिविधियां इसके जो प्रावधान थे, है ना, तो इन दोनों के बीच अंतर किया। वाणिज्यिक जो प्रक्रिया है वो अलग है और राजनीतिक गतिविधियां वो अलग है। तो इस प्रकार से इसमें अंतर किया गया और ये हमारे पिट्स इंडिया एक्ट का पहला प्रावधान भी है। पहली बार भारत में ब्रिटिश अधिपत्य शब्द का प्रयोग किया गया। इसके पहले ऐसा कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश अधिपत्य शब्द का प्रयोग किया गया। ब्रिटिश अधिपत्य यानी कि भारत ब्रिटेन के अधीन होगा। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को भारतीय प्रशासन पर सीधा नियंत्रण प्रदान कर दिया। इस प्रकार से इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारतीय प्रशासन पर सीधा नियंत्रण प्रदान कर दिया। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो और यहाँ इनके कुछ विशेषताएं और हैं, जैसे कि कंपनी ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई। जिस प्रकार से जो कंपनी स्थापित की गई थी वो ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई। जैसा कि 1773 के पिछले विनिमय अधिनियम के विपरीत था, जहां सरकार केवल मामलों को विनियमित करने की कोशिश करती थी, नियंत्रण लेने की कोशिश नहीं करती थी। इस अधिनियम ने अपने भारतीय क्षेत्रों के नागरिकों और सैन्य प्रशासन में ब्रिटिश काउन का अधिकार स्थापित किया। वाणिज्यिक गतिविधियों पर अभी भी कंपनी का एकाधिकार था। तो इस प्रकार से पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को यहाँ पे स्थापित किया गया। 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए। दोस्तों ये छोटा सा प्रयास था, मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आ रहा हूँ। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखें आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में।